उत्तर प्रदेश हुकूमत ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की अदालती जांच का दिया हुक्म। 1 माह में पेश करनी होगी रिपोर्ट। सिक्योरिटी के मद्देनजर रियासत के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 नाफिज। साबिक बीएसपी एमएलए राजूपाल कत्ल मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने तमाम 7 मुलजमीन को कसूरवार ठहराया। 6 कसूरवारों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ तकनीक, सेहत, माहौलियाती तब्दीली समेत मुतादिद उमूर पर की बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सबके लिए टेक्नोलॉजी की फराहमी को भारत ने बनाया यकीनी। महकमा इनकम टैक्स से कांग्रेस को फिर लगा धचका। 1823 करोड़ रुपए का जारी किया डिमांड नोटिस। 2017-18 से 2020-21 के लिए जारी किया डिमांड नोटिस। कांग्रेस का इल्जाम, पार्टी को इक्तिसादी तौर से कमजोर करने की कोशिश। बिहार में अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम पर लगी मोहर। आरजेडी पूर्णिया और हाजीपुर समेत 26 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। कांग्रेस को किशनगंज और पटना साहिब समेत 9 सीट, बाएं बाजू को मिली 5 सीटें। गुड फ्राइडे के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ गिरजाघरों में खुसूसी दुआई तकरीब का इनेकाद। ईसाई बरादरी के अफराद खुदावंद ईसा को कर रहे हैं याद। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बांदा जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की अदालती तहकीकात का हुक्म जारी किया है। एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को MAPMLA कोर्ट बांदा का तफ्तीशी ऑफिसर बनाया गया है। जांच रिपोर्ट 1 माह में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इससे कबल मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में कैद के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। बाद में उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। कौन था मुख्तार अंसारी? माफिया से सियासतदान बने मुख्तार अंसारी को गुज़िश्ता 18 माह में 8 मुकदमात में सजा सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 मुकदमात जेर इल्तवा थे, जिनमें से 20 की समाअत अदालत में जारी थी। मुख्तार के खिलाफ सजा का अमल 21 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। 21 सितंबर 2022 को लखनऊ के आलमबाग पुलिस स्टेशन में 2003 में जेलर को धमकी देने पर 7 साल सजाए कैद सुनाई गई थी। 23 सितंबर 2022 को लखनऊ में दर्ज गैंगस्टर एक्ट केस में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट केस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक और मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 5 जून 2023 को 32 साल बाद कांग्रेस की रियासती सदर अजय राय के बड़े भाई उदेश राय कत्ल मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 26 अक्टूबर 2023 को गाजीपुर में दर्ज इसी गैंगस्टर एक्ट केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 15 दिसंबर 2023 को महावीर प्रसाद रंगटा को धमकी देने पर 5 साल और 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई थी। 13 मार्च 2024 को धोखाधड़ी से बंदूक का लाइसेंस हासिल करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और बीजेपी के साबिक MLA कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पीयूष राय ने कहा कि बाबा गोरखनाथ का करम और रमजान के मुकद्दस महीने में अल्लाह का इंसाफ है। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है, और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत पर बीजेपी के साबिक MLA कृष्णानंद राय की अहलिया अलका राय ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, ये बाबा की मेहरबानी है, खुदा का इंसाफ है। अपोजिशन कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तार की मौत के बाद आजानी बीजेपी MLA कृष्णानंद राय की बीवी और बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है।
पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्तार अंसारी की मौत पर हमदर्दी का इजहार करने पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मुजरिम इन्हीं हुकूमतों की पैदावार हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि इतने दिन जेल में क्यों हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि हमने काम किया है और आवाम हमें वोट देंगे और हम उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने संरक्षण दिया अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वो कुछ भी बयान देते रहे। मैं इतना ही कहूँगा, मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल वाले को, ये होता है। और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। माफिया से ताकतवर लीडर रहनुमा बने मुख्तार अंसारी की मौत पर अपोजिशन सवाल उठा रही है। इस पर उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर संजय निषाद ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि तहकीकात में सच्चाई की बुनियाद पर बयान दिया जाना चाहिए, सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है, किसी की मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है, उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत है, किसी को बोलने की छूट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई भी बोल दे जो आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप निराधार है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत और जुमे की नमाज के पेश नज़र पूरे जिले में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि पुरसुकून रहें और किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। और लखनऊ की सीबीआई अदालत ने बीएसपी मेंबर असेंबली राजूपाल कत्ल केस में सभी 7 मुल्जिमान को कसूरवार ठहराया है। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने 6 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने गैर कानूनी असला रखने के मामले में फरहान को 4 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद गुलशन और अब्दुल कवी को कत्ल का मुलजिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कत्ल के 6 मुलजिमान पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हुई इस बातचीत में टेक्नोलॉजी, सेहत, मौसमियाती तब्दीली समेत कई मसाइल पर बातचीत हुई। वजीर आजम ने कहा, भारत ने सबके लिए टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया है। वजीर आजम ने नमो ड्रोन दीदी की मिसाल देते हुए कहा कि वो देहातों को डिजिटल खदमात फराहम करना चाहते हैं। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गाँवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ये टेक्नोलॉजी बगैर तरबियत के गलत हाथों में चली गई तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है।
एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की हैं वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपरली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क, ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूँगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज़ डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज़ डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत, ज़राअत और तालीम के शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जिक्र किया। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अस्पताल से इसे जोड़ा गया है जिसमें लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेज में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ। पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। कोविड के ज़माने में वैक्सीन लगाने की मुखालफत न होने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वायरस के खिलाफ सबसे पहले एक अवामी तहरीक शुरू की गई थी और लोगों में बेदारी लाने और उनको साथ लेकर चलने की वजह से कोई मुखालफत नहीं हुई। मैंने वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है, ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। ये पहली मेरी फिलॉसफी थी। दूसरा, मैं डे 1 से कम्युनिकेट करने लगा सबसे डायरेक्ट, मेरे देश के लोगों से बात। मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा। सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने। फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ। तो ये जन आंदोलन बन गया। एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम नहीं होता है। आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा और उसके कारण मुझे वैक्सीन में बहुत बड़ी सभा, किसी ने मुझे रोका नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इत्मीनान बख्श है। I have to say though, the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity, and you know that I could take courses online and all that, and to see that other people, you know, not only does it work for them, but it's kind of empowering them. That's been very gratifying. You know, we still have a lot of limitations, but you know, in that event with all the Microsoft India employees, it was kind of a milestone to see, okay, what had been a dream now was a group of brilliant people taking it to the next level. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल का तोहफा भी दिया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों के प्रोडक्ट्स थे। वज़ीर आज़म ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में बनाए गए मोती का तोहफा दिया।
इसके अलावा उन्होंने बिल गेट्स को तमिलनाडु का मशहूर आर्ट टेराकोटा का मुजस्समा, कश्मीर की पश्मीना शॉल, कश्मीर का ज़ाफ़रान और दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय की पत्तियां भी तोहफे में दी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने बातचीत के बाद वज़ीर आज़म मोदी को ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ किताबें तोहफे में दी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदी रोज़नामा हिंदुस्तान में स्वामी स्मरणानंद जी महाराज पर अपने मज़मून में लिखा है, भारत के रूहानी शऊर की एक अजीम शख्सियत श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का इंतकाल मेरे लिए ज़ाती नुकसान की तरह है। स्वामी जी के अब्दी सफ़र पर चले जाने से बहुत से लोगों और अक़ीदतमंदों को गम में मुब्तला कर दिया है। आज मेरा दिल स्वामी जी के करोड़ों अक़ीदतमंदों, संतों और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के तमाम पैरोकारों की तरह उदास है। बिलाशुबा स्वामी आत्मा अस्थानंद जी की तरह स्वामी स्मरणानंद जी ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी आचार्य रामकृष्ण परमहंस, माता शारदा और स्वामी विवेकानंद के मुक़द्दस अफ़कार की आलमी तबलीग के लिए वक्फ़ कर दी थी। स्वामी आत्मा अस्थानंद जी और स्वामी स्मरणानंद जी की मुक़द्दस ज़िंदगी रामकृष्ण मिशन के मशहूर उसूल आत्मनव मोक्षार्थ जगत धेते चा की एक अनमिट मिसाल हैं। हम सबको तालीम और देही तरक्की के फ़रोग़ के लिए रामकृष्ण मिशन के ज़रिए किए जा रहे कामों से तहरीक और तरग़ीब मिलती है। पूरे मुल्क की तरह से मैं एक बार फिर ऐसे मुक़द्दस अरवाह को ख़राजे अक़ीदत पेश करता हूँ। ओम शांति। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद महकमा इनकम टैक्स ने कांग्रेस को बड़ा धचका दिया है। महकमा इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेजा है। महकमा आईटी की जानिब से भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ जुर्माना और सूद भी शामिल किया गया है। यह नोट इस साल 2017-18 से 20-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से 2 बार तखमीने की कार्रवाई के खिलाफ पार्टी की अर्जी को मुस्तरद करने के बाद महकमा इनकम टैक्स ने पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। कांग्रेस रहनुमा अजय माकन ने महकमा इनकम टैक्स के नोटिस पर कहा है कि महकमा इनकम टैक्स बीजेपी के मामले पर तो खामोश है, लेकिन कांग्रेस को छोटे से मामले पर ही नोटिस भेज रहा है। 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना। 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस पर बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस खुद को मुल्क और आइन से बालादर समझती है। ये नहीं हो सकता कि आम आदमी टैक्स अदा करे और कांग्रेस को टैक्स देने से इस्तिस्ना हासिल हो। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ईडी को अरविंद केजरीवाल के मोबाइल का पासवर्ड नहीं चाहिए, बल्कि बीजेपी चाहती है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के मोबाइल पासवर्ड के जरिए इंडी इत्तेहाद के सर्वे को जानना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पे सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती हैं कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रही हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। आम आदमी पार्टी रहनुमा आतिशी के इल्जामात का जवाब देते हुए बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि तमाम सबूत सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मोबाइल में है। आतिशी जी, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने पुराने फ़ोन बता दिए कि मुझे पता ही नहीं कहाँ है। बताइए, को मुख्यमंत्री ऐसे बोलता है मुझे पता ही नहीं मेरे मोबाइल फ़ोन कहाँ है, और नए का मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। क्या छुपाने को है? क्यों डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल? इसलिए क्योंकि शराब घोटाले के दौरान
जो उन्होंने गलत काम और पैसे का लेन देन किया, और अब जब ईडी उनको सम्मन कर रही थी, कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रही थी, उन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उन लोगों को मैसेज दे रहे थे, डॉक्यूमेंट नष्ट करने का उनको काम कह दे रहे थे, और उनको कहाँ मोबाइल छुपाने यह भी बता रहे थे, और पैसे जिन जिन लोगों के पास गए थे उनको कैसे वहां से हटने को कह रही है। सारे सबूत जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल में हैं। इस बीच बिहार में अजीम इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम पर मोहर लग गई है, जिसमें आरजेडी 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 और बाएं बाजू की पार्टियां 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगी। आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीटों की तकसीम पर एक मुआहदा तय हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की 26 सीटें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, मशरक़ी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झांझरपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर की सीटें हैं। कांग्रेस जिन 9 सीटों पर मुकाबला करेगी उनमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मगरबी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज शामिल हैं। बाएं बाजू की जमातों में CPI-ML को 3 सीटें दी गई हैं, नालंदा, आरा और काराकट। बेगूसराय में 1 सीट CPI और खगड़िया में 1 सीट CPI-M को दिए जाने पर इत्तेफाक किया गया है। और इस बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने सुप्रिया श्रीनेत से मुतालिक मामले में दिल्ली पुलिस से तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट तलब की है। सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनावत पर नाज़ेबा तबसरात किए गए थे। बीजेपी ने कंगना रनावत को मंडी, हिमाचल प्रदेश से अपना उम्मीदवार बनाया है। अगरचे सुप्रिया श्रीनेत ने चंद घंटे बाद ही वाज़ेह किया था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक बहुत से लोगों की रसाई है, वो इसका पता लगा रही हैं, लेकिन ये मामला बढ़ गया है। खुद कंगना रनावत समेत कई लीडरों के बयानात आने लगे हैं। दरअसल बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक शिकायत लिखी है और मुतालबा किया है कि मामले की तहकीकात कराई जाए और FIR दर्ज की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये शिकायत पुलिस कमिश्नर को भेजी और पूरे मामले को कानूनी जाँच का हुक्म दिया। मसला ये है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत के दावे दुरुस्त हैं? अगर हाँ तो कंगना के खिलाफ पोस्ट किसने लिखी और किसका मोबाइल फोन इस्तेमाल किया गया? इलेक्शन कमीशन की सी-विजिल ऐप वोटरों को आगाह करने और आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद में कारगर साबित हो रही है। इस ऐप पर लोगों की जानिब से अब तक 79,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी जा चुकी है। सी-विजिल ऐप पर दी गई मालूमात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने 99% मामलात को हल किया है। 89% शिकायत को सिर्फ 100 मिनट में हल किया गया है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू कश्मीर श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली एक मुसाफिर कैब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन इलाके में बैटरी चश्मे के करीब गहरी खाई में गिर गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामबन सड़क हादसे में हलाक होने वालों के सोगवार खानदानों के तईं ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा है कि हर मरने वाले के लवाहिकीन को वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। आज गुड फ्राइडे है। ईसाई मजहब में इस दिन को यौम सोग के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को अजीम जुमा, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे भी कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि इस दिन ईसा मसीह को मुख्तलिफ अज़ियतों के बाद मसलूब किया गया था। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह की कुर्बानी के दिन के तौर पर याद किया जाता है। इस दिन मसीह बरादरी के लोग गिरजाघरों में जाकर दुआएं मांगते हैं। इस दिन ईसा मसीह की तालीमात को याद किया जाता है। हर साल गुड फ्राइडे ईस्टर संडे से पहले जुमे को होता है। नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी के माहिरीन के जरिए निगरानी रखने की तजवीज़ पर रूस ने वीटो कर दिया है। मगरबी ममालिक का इल्ज़ाम है कि रूस पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करके यूक्रेन के खिलाफ शुमाली कोरिया से हथियार खरीदने के जरिए बचने की कोशिश में है। 15 रुकनी सलामती कौंसिल के 13 मेंबरों ने तजवीज़ के हक में वोटिंग की है, जबकि चीन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। शुमाली कोरिया के खिलाफ हकीकी पाबंदियों पर भी इससे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रैल के आखिर में रूस के वीटो से पाबंदी मुतासर हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा
में रूस के सफ़ीर वेस्लेंजन ने वोटिंग से पहले सलामती कौंसिल में कहा है कि मगरबी ममालिक शुमाली कोरिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के नायब गवर्नर रॉबर्ट वुड ने माहिरीन की कमेटी का काम अहम बताते हुए इंतबाह दिया कि रूस के वीटो से शुमाली कोरिया पाबंदियों से बचने की कोशिश करेगा। आलमी सलामती खतरे में डालने वाली, लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का इसे मौका मिलेगा। और इस बीच फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की क़यादत में नई हुकूमत के क़याम को मंजूरी दे दी है। नई हुकूमत में 23 वज़रा शामिल हैं। वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा वज़ारत ख़ारजा का चार्ज भी संभालेंगे। फ़िलिस्तीनी ख़बररसां इदारे के मुताबिक मुस्तफ़ा ने हुकूमत की तश्कील और कामकाज की मुजव्वज़ा तफ़सीलात पेश की हैं, जिसके बाद सदर ने मुल्क की 19वीं हुकूमत के क़याम को मंजूरी दे दी। नई काबीना में एक मुआविन वज़ीर भी शामिल होगा जो इमदादी उमूर को निपटाएगा। मुस्तफ़ा ने काबीना के एक बयान में सदर अब्बास को मुखातिब करते हुए कहा है कि हुकूमत की पहली तरजीह गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इसराइल का मुकम्मल इनखला है। इसके अलावा तमाम मकामात पर जामी इंसानी इमदाद फराहम करने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं हुकूमत मगरबी किनारे और गज़ा पट्टी के इदारों में असलाहात और इंतज़ाम भी करेगी। नई हुकूमत आइंदा इतवार को सदर अब्बास के सामने आईनी हलफ उठाएगी। अगली खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक आज सुबह 5:11 बजे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेख्तर पैमाने पर 4.6 रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।